हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, या फिर शॉर्टली बोलें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये जो बेसिकली है, ये आप अगर बीटेक वगैरह के बीएससी के फर्स्ट ईयर में अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपनी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम में, या फिर आपने अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वगैरह में भी ये हमारी यूज़फुल होती है, काम आती है। इसको अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो ये है क्या, तो ये बोल सकते हैं आप, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं और ये होती क्या है। आप ऐसे समझिए कि सपोज एक बॉक्स है, जैसे इस टाइप से एक बॉक्स है हमारे पास, कुछ एक एक्स वाई एक्सिस में एक बॉक्स रखा है, इसके अंदर कुछ क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है। मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, कुछ क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है। और सपोज करते हैं कि चार्ज धीरे धीरे करके इससे बाहर निकल रहा है, और अगर चार्ज निकलता है, चार्ज में फ्लो होता है, चार्ज में कोई बदलाव आता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इधर से क्या होगा कि सपोज कुछ हमने एक यूनिट एरिया लिया, तो इससे कुछ करंट निकल रहा है। यूनिट एरिया के करंट को बोलते हैं करंट डेंसिटी। मतलब जो हमारा करंट है आई, अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। मतलब मैं पूरी सरफेस को ना लेके सिर्फ एक छोटा, पूरी सरफेस का जो ये सरफेस है, इसमें एक यूनिट एरिया को देखूं, छोटे से एरिया को, तो उससे जो करंट होगा उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जे से। जे होता है हमारा आई अपॉन ए। तो इससे कुछ करंट डेंसिटी जे या जे वेक्टर निकल रही होगी बाहर की तरफ। तो बस ये इतना सा फॉर्मूला हमको समझना है। इधर से हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको याद रखना है तो आपको दो शब्द में याद रखना है, एक हमारा चार्ज क्या होता है, एक हमारा करंट क्या होता है। अगर ये दो चीज़ें और इन दोनों का रिलेशन याद रखते हैं, बस हमारा इजीली डेरिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम करंट क्या होता है। तो इधर से ही हमको दिख रहा है कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, जे इंटू एरिया। और मैं जे इंटू एरिया को एक दूसरे टर्म्स में लिख सकता हूँ इंटीग्रेट करके। कैसे, जैसे छोटा सा एरिया डी एस होता है, तो मैं अगर इसको जे डॉट डी एस लिख दूँ, जे डॉट डी एस, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, सरफेस इंटीग्रेशन कर दूँ, तो डी एस का इंटीग्रेशन करके कंप्लीट छोटे सा एरिया है डी एस, जे डॉट डी एस, उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो कंप्लीट बड़े एरिया ए, उसका हमको करंट मिल जाएगा जो कि आई होगा। तो हमको ए एरिया का करंट चाहिए, तो हम उसको जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो इधर से ही हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट द करंट या करंट डेंसिटी कैन बी रिटन एज, तो इफ जे इज करंट डेंसिटी, अगर जे हमारी करंट डेंसिटी है, तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा आई करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमारा होगा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, एक बीच में जो गोला बनाई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है, जे डॉट डी एस। जे हमारा वेक्टर होता है, आई पे आई वेक्टर नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, जे हमारा वेक्टर होता है। अब हम क्या दूसरी चीज देखते हैं, क्यू, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। चार्ज कैसे निकालते हैं, तो एक और फॉर्मूला याद रखिए, क्यू इज इक्वल्स टू होता है हमारा, क्यू से पहले एक साइन होता है रो। रो क्या होता है, जैसे हमने, रो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे इस डब्बे का कुछ वॉल्यूम होगा 5 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, उसको क्या बोलते हैं हम, रो। रो थोड़ा इसको टेढ़ा पी टाइप से डिनोट करते हैं, तो रो होता है हमारा क्यू अपॉन वी, जो मतलब यूनिट वॉल्यूम, पूरे नेट चार्ज को हम वी से डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो यूनिट वॉल्यूम का जो चार्ज होता है उसको हम रो बोलते हैं। तो इधर से एक चीज़ लिख सकते हैं, अगर वी का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसका क्या मतलब होता है, क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, यूनिट वॉल्यूम चार्ज इंटू वॉल्यूम से हमको नेट चार्ज मिल जाता है। फिर वही चीज़ अगर v को मैं डी वी करके इंटीग्रेट कर दूं तो भी बात वही है। मतलब मैं q को क्या भी लिख सकता हूँ, q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो डी वी, क्योंकि जब डी वी का इंटीग्रेशन करूंगा रो का, तो डी वी का इंटीग्रेशन कंप्लीट वॉल्यूम का इंटीग्रेशन देगा, मतलब v का इंटीग्रेशन देगा रो डॉट वी, जो कि हमारा q ही होता है। इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इफ, अगर मेरी रो क्या है, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर रो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है,
इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नेट करंट चार्ज Q होगा वो होगा हमारा इंटीग्रेशन रो dV, और ये कौन सा इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो ये दो चीज़ बस हमको याद रखनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। पहले ही बता चुका हूँ, बस करंट याद रखना है और चार्ज याद रखना है। अब हमको देखना है करंट और चार्ज में रिलेशन क्या होता है। तो वी नो दैट क्योंकि हम देखो डेफिनेशन पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, कि अगर चार्ज फ्लो होता है, तार में चार्ज फ्लो होता है तो उसको ही तो करंट बोलते हैं। तो जो हमारा करंट आई होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी भी लिख सकता हूँ, ये बात समझ में आती है। एंड क्यू चार्ज, क्योंकि हमारा जो बॉक्स की हम बात करते हैं उसमें से चार्ज बाहर निकल रहा है, मतलब उस बॉक्स में चार्ज घट रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब जो करंट को मैं इसको इधर से क्या लिखूंगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि चेंज तो हो रहा है बट नेगेटिव चेंज हो रहा है। ये बात समझ आती है। पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर से मैं आई इज इक्वल्स टू, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, और क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डॉट डी वी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब सर फिर से झंझट है, क्यों, एक साइड सरफेस इंटीग्रेशन, दूसरी साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इन दोनों की आपस में जमती नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। एक सिर्फ सरफेस की बात हो रही है, कंप्लीट वॉल्यूम की, तो इन दोनों को हमको एक जगह आके राजी कराना होगा। तो या तो वॉल्यूम वाला बोलेगा कि मुझे सरफेस में कन्वर्ट कर दो, या सरफेस वाला बोलेगा मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। एंड याद रखना, जब भी वॉल्यूम और सरफेस को इंटरचेंज करना हो, इनके इंटीग्रेशन को, तो इधर हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमको काम में आती है, या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करना है। तो आप इसको नोट करिए, देन हम देखते हैं कि हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। तो अगर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पता ना हो तो उस पर मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, आप पहले वो देखिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, THM थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलती है कि किसी भी चीज़ का सरफेस इंटीग्रेशन है, सपोज एस सरफेस इंटीग्रेशन है, कोई भी चीज़ ए, कोई भी वेक्टर ए है, इसका अगर मेरे पास सरफेस इंटीग्रेशन है और मुझे इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है, मतलब ds का मुझे dv लिखना है, तो गॉस कहता है कि मुझे ए का डाइवर्जेंस लिखना पड़ेगा, मतलब मैं ए की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेल डॉट ए। अब मैं इसको dv लिख सकता हूँ, मतलब a डॉट ds डेल डॉट ए इंटू dv के बराबर होता है। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा j डॉट ds है, तो इसको मैं वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, सो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, j डॉट ds को मैं लिख सकता हूँ, ये इधर हमारा सरफेस इंटीग्रल था, बस अब मैं इसको वॉल्यूम इंटीग्रल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो j को मैं क्या लिखूंगा, डेल डॉट j या डाइवर्जेंस j, तो डेल डॉट j। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल डॉट j है तो इसको मैं dv लिख सकता हूँ, पहले जो ds था अब ये dv हो चुका है हमारा, इज इक्वल्स टू माइनस एंड डेल बाय डेल टी, तो माइनस एंड इंटीग्रल है तो डेल को हम अंदर ले जाते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल टी रो dv। ये आपको समझ आ गया होगा, मैं डेल अपॉन डेल टी को इंटीग्रेशन के अंदर ले गया हूँ। ये वॉल्यूम अब बात बन गई, क्योंकि दोनों तरफ dv में है तो दोनों आपस में दोस्ती कर सकते हैं। ये माइनस में है तो मैं इसको इस साइड प्लस में लाता हूँ, तो इधर बचेगा हमारा 0, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन डेल डॉट j dv प्लस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और डेल अपॉन डेल टी रो dv इज इक्वल्स टू 0। dv के ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगता, वॉल्यूम तो चारों हर तरफ, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर तरफ फैला है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो फैला नहीं है, तो इसके लिए dv पे कोई भी वेक्टर नहीं लगता है। अब ये भी v, ये भी v, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन और dv कॉमन, तो इन दोनों को हम कॉमन एक साथ लिख सकते हैं। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट j प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, ये दोनों हैं इंटू dv इज इक्वल्स टू 0। ये बात आपको समझ आ गई होगी। डेल डॉट j, तो ये हमारा डेल डॉट j है,
प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, डेल रो अपॉन डेल टी, और dv का कॉमन dv इज इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ पूरी जीरो है, फिर वही बात ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरी चीज़ जीरो है तो ये जीरो कब होगी, जब ये अंदर की चीज़ क्या हो, ये जीरो हो। तो इधर से क्या आता है हमारा डेल, मैं दूसरी उससे चौक से लिख रहा हूँ, डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन निकल के आई है माय फ्रेंड्स, इसको ही बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्यों, क्योंकि जे हमारी करंट डेंसिटी होती है। तो यही हमारी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। एक छोटा सा बदलाव और इसमें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर स्टेडी करंट की, स्टेडी मतलब करंट कैसा, बिल्कुल स्थिर है, जैसे करंट बह रहा है लेकिन स्थिरता से, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं बात करूं फॉर स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट, तो रो क्या था हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी है, घनत्व तो है, डेंसिटी है। स्टेडी स्टेट फ्लो हो रहा है तो मतलब डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। एंड डेल रो अपॉन डेल टी का मतलब चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन स्टेडी स्टेट करंट है, स्थिर करंट है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। उसके लिए क्या होगा, डेल रो अपॉन डेल टी क्या है, जीरो हो जाएगा फॉर स्टेडी करंट। मतलब ये वाली चीज़ जीरो हो गई तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी चीज़ बची। तो उसके लिए हमारी इक्वेशन सिर्फ कितनी बचेगी, उसके लिए सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा इक्वेशन का। उसका मतलब डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी बात हो गई स्टेडी स्टेट करंट की कंडीशन के लिए। तो बस हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल टर्म्स में फिनिश हो चुकी है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट करिए, शेयर करिए। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।